हेलो बेटा। कैसे हैं आप लोग? इससे पहले मैंने आप लोगों से बात की थी स्पीयरमैन के जी कारक की, थर्स्टन की, इसके बाद मल्टीपल फैक्टर थ्योरीज में जिसमें मैंने बात की गिलफोर्ड की। क्योंकि ये जो तीनों सिद्धांत हैं आपके, जी फैक्टर थ्योरी, मल्टीपल फैक्टर थ्योरी और थर्स्टन की थ्योरी, ये जो आपके ये तीनों सिद्धांत हैं, इसके अगर हम पक्ष की बात करें तो इसके पक्ष में कहें तो आपकी जी फैक्टर जो थ्योरी है, या थर्शन की जो आपका ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, या गिलफोर्ड की जो आपकी मल्टीपल फैक्टर थ्योरी है, इन सब में मजबूत आपके सबूत मिले हैं। और कुछ मनोवैज्ञानिकों, जैसे मैं अगर बात करूं बर्ट की, वर्नन की, हम्फ्रीज की, कैटल की, ये सब जो साइकोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने स्पीयरमैन के जी कारक जो आपके थ्योरी है, जो जी कारक सिद्धांत है, जी फैक्टर थ्योरी है, उसके एलिमेंट्स में साथ ही थर्स्टन के जो ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, उनके सिद्धांतों और जो तत्व हैं, मल्टी फैक्टर जो थ्योरी है, उसके तत्वों को एक साथ मिला दिया और मिलाने के बाद बुद्धि के एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इसी सिद्धांत को आपके कहा गया है पदानुक्रमिक सिद्धांत, हेरेटिकल थ्योरी। तो ये जो आपका पदानुक्रमिक सिद्धांत है, ये वास्तव में आपके कहें तो पदानुक्रमिक सिद्धांत है, उसमें बुद्धि को एक पिरामिड से कहें तो कंपेयर किया गया है। कहने का अर्थ है कि पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है, इसमें बुद्धि को एक पिरामिड से तुलना की गई है, जिसमें बुद्धि के जो अलग अलग जो आपके एलिमेंट्स हैं, जो फैक्टर हैं, उसको एक पदानुक्रम के रूप में व्यक्त किया गया है। पिरामिड की अगर मैंने जो बात की कि पदानुक्रमिक सिद्धांत पिरामिड के रूप में है, तो पिरामिड का जो सबसे ऊपरी भाग है, बिल्कुल जो टॉप का आपका एरिया है, वहाँ पदानुक्रम के सबसे ऊपरी स्तर पे, यानी कहने का अर्थ है जी फैक्टर को रखा गया है, जनरल फैक्टर। ठीक है, यहाँ पे जनरल फैक्टर को रखा गया है, जिसकी ज़रूरत सभी तरह के आपकी बौद्धिक और मानसिक कार्य में होती है। इससे पहले जब हम आप लोगों को स्पीयरमैन की थ्योरी बता रहे थे, तो उस थ्योरी के दौरान मैंने आप लोगों को ये बताया था कि जो जनरल फैक्टर होता है, उसकी आवश्यकता हमारे सभी तरह के बौद्धिक स्तर या मानसिक कार्य करने में होती है। तो पदानुक्रम का जो सबसे टॉप फ्लोर है, वो आपका हो जाता है जी फैक्टर का, यानी कहने का अर्थ है कि स्पीयरमैन के जी फैक्टर का, जिसकी ज़रूरत आपके सभी बौद्धिक और मानसिक कार्य में होती है। दूसरी तरफ बात कर रहे हैं हम लोग पदानुक्रम के दूसरे स्तर पर, तो थर्स्टन का समूह कारक जो सिद्धांत है, थर्स्टन का ग्रुप फैक्टर थ्योरी, उसके समान दो विस्तृत समूह कारक जो होते हैं, उनको लिया गया है। यानी थर्स्टन की जो आपकी ग्रुप फैक्टर थ्योरी है, उसी की तरह आपके दो जो हैं विस्तृत समूह, यानी बोर्ड ग्रुप फैक्टर जो होते हैं, उनको लिया गया है, जिसमें आपका वर्बल एजुकेशनल फैक्टर ऑफ वी और कहें तो प्रैक्टिकल मैकेनिकल फैक्टर, उसको लिया गया है। तो यहाँ जो एक आपका है ना शाब्दिक शैक्षिक कारक, वर्बल एजुकेशनल जो फैक्टर है, तो वर्बल एजुकेशनल फैक्टर ऑफ वी जो एजुकेशन से रिलेटेड है। दूसरा जो है आपका व्यवहारिक यांत्रिक कार्य, करने का अर्थ है कि प्रैक्टिकल मैकेनिकल जो फैक्टर है, या इसको के से इंडिकेट किया गया है। इन दो कारकों से, यानी समूह की बिल्कुल ऊपरी, जो मैंने कहा पिरामिड की तरह, और पिरामिड में सबसे ऊपरी छोर पे आपके जी फैक्टर आ जाता है। दो फैक्टर जो हैं आपके, एक तो उसके नीचे जो थर्स्टन का है ग्रुप फैक्टर थ्योरी का, आपके वर्बल एजुकेशनल फैक्टर आ जाते हैं, दूसरी तरफ प्रैक्टिकल जो मैकेनिकल फैक्टर हैं वो आ जाते हैं। फिर इन दो जो आपके कहें तो मेजर ग्रुप जो फैक्टर है, ये जो आपके मेजर ग्रुप फैक्टर है, उसको तीसरे लेवल पर छोटे छोटे जो माइनर ग्रुप फैक्टर होते हैं, उनमें डिवाइड कर दिया गया है। यानी जो इससे पहले आपका व्यवहारिक यांत्रिक कारक था, और जो ये आपके शैक्षिक जो कारक थे, जो वर्बल एजुकेशनल फैक्टर थे, उनको फिर इन दो समूह कारकों यानी मेजर ग्रुप फैक्टर में जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया है, और तीसरे लेवल पे इन्हें माइनर ग्रुप फैक्टर में कन्वर्ट, पहले इसके बाद, यानी कहने का अर्थ है कि जो वर्बल एजुकेशनल और जो प्रैक्टिकल मैकेनिकल थे,
इनको मेजर ग्रुप में फैक्टर में कन्वर्ट किया गया उसके निचले स्तर पे यानी थर्ड लेवल पे, और जब हम उससे नीचे अगर बात करें तो वो माइनर ग्रुप फैक्टर में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी उसके माइनर कन्वर्ट करके माइनर ग्रुप फैक्टर में रखा गया। तो यहाँ पिरामिड ऊपर से नीचे की तरफ ध्यान दीजिएगा बढ़ रहा है। तो यहाँ जैसे ही आपका माइनर ग्रुप फैक्टर आ जाता है उसमें बढ़ जाता है, तो यहाँ पर आपकी गिलफोर्ड की मल्टीपल फैक्टर थ्योरी शुरू हो जाती है। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले जी कारक यानी जनरल फैक्टर, दूसरी तरफ आपका वर्बल एजुकेशनल फैक्टर, प्रैक्टिकल फैक्टर। वर्बल एजुकेशनल फैक्टर जो है वहाँ वर्बल नंबर्स, और मैकेनिकल जो इन्फॉर्मेशन स्पेशल मैनुअल है उसके नीचे आपके छोटे छोटे एस कारक आ जाते हैं। तो यहाँ ये जो छोटी छोटी कारक आ रहे हैं ये शो कर रहे हैं आपकी गिलफोर्ड को। ठीक है, तो यहाँ गिलफोर्ड का जो मल्टी फैक्टर थ्योरी है उसकी तरह आ जा रहे थे। जैसे जैसे आपकी कहें तो जो वर्बल एजुकेशनल फैक्टर्स हैं, जैसे आपके वर्बल एजुकेशनल फैक्टर हैं उसको वर्बल फैक्टर जो या नंबर फैक्टर इसमें डिवाइड किया गया है। उसी तरीके से आपके प्रैक्टिकल जो मैकेनिकल फैक्टर होते हैं उनको भी आपके मैकेनिकल फैक्टर, स्पेशल फैक्टर, मैनुअल फैक्टर इसमें डिवाइड किया गया है। ठीक है, तो यहाँ मतलब कहने का है कि जहाँ शाब्दिक शैक्षिक जो कारक हैं उनको शाब्दिक कारक, संख्या कारक इसमें डिवाइड किया गया है। उसी तरीके से आपके व्यवहारिक यांत्रिक जो कारक हैं उनको आपकी जो यांत्रिक कारक हैं, स्थानिक कारक हैं, मैनुअल का जो कारक है उसमें डिवाइड कर दिया गया है। यानी जो पिरामिड का निचला स्तर है छोटे छोटे जो माइनर कारक हैं उसमें डिवाइड कर दिया गया है। आगे इन्हीं का एनालिसिस किया जाता है। इनकी एनालिसिस करके फिर ये जितने भी कारक आपके होते हैं जो फैक्टर होते हैं उनको सब फैक्टर में डिवाइड किया जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो अभी आपके वर्बल फैक्टर थे और जो प्रैक्टिकल मैकेनिकल फैक्टर थे उनको वर्बल नंबर आपके जो कहें तो जो मैकेनिकल फैक्टर थे, स्पेशल फैक्टर थे, मैनुअल फैक्टर थे उनमें डिवाइड किया गया। इसके बाद इनको सब फैक्टर में डिवाइड किया जा रहा है, यानी उनसे भी छोटे छोटे जो उप कारक हैं उनमें बांटा गया है। अब आगे अगर हम बात करें तो पदानुक्रम का जो सिद्धांत है उसमें सबसे निचले स्तर पर स्पीयरमैन का यस कारक होता है, यानी स्पीयरमैन का यस फैक्टर। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा स्पीयरमैन सबसे ऊपर भी हैं जहाँ जी कारक है, और स्पीयरमैन सबसे निचले स्तर पे भी हैं जहाँ पर यस कारक है, जिसके द्वारा ऐसी क्षमता का व्यक्ति को बोध होता है जिसकी ज़रूरत सिर्फ एक खास मानसिक कार्य में ही होती है। यस कारक की स्पेसिफिक जो फैक्टर की बात की गई है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम पूरे पिरामिड को देखें तो पिरामिड के सबसे ऊपरी स्तर पे आपके जनरल फैक्टर, इसके बीच में आपके आ जाते हैं थर्स्टन का कहें तो ग्रुप फैक्टर, उससे नीचे आते हैं तो गिलफोर्ड का आपके जो फैक्टर्स हैं वो आ जाते हैं, और सबसे नीचे अगर हम बात करेंगे तो वहाँ पर आ जाते हैं आपके फिर स्पीयरमैन के यस फैक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत में बुद्धि का एक ऐसा पदानुक्रम मॉडल यानी हायरार्किकल मॉडल के रूप में व्यक्त किया गया है जिसका आकार वास्तव में वंश वृक्ष के समान है। कहने का अर्थ है कि एक जीनोलॉजिकल जो ट्री है उसकी तरह ये वो दिखता है। तो यहाँ जी कारक सबसे ऊपर और यस कारक सबसे निचली सतह पर पाया जाता है, और यहाँ नार्वल जो ग्रुप फैक्टर हैं इन दोनों को बीच में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ आपको बस ये ध्यान रखना है कि जब भी हम पदानुक्रमिक मॉडल की बात करेंगे, बुद्धि के पदानुक्रमिक सिद्धांत की या पदानुक्रमिक मॉडल की बात करेंगे, तो इस मॉडल में हम स्पीयरमैन के जी फैक्टर को सबसे ऊपर और स्पीयरमैन के यस फैक्टर को सबसे नीचे पाएंगे। बीच में हमको स्पीयरमैन के जैसे ही जी फैक्टर से हम नीचे आएंगे वैसे ही हमको थर्स्टन मिलेंगे, और थर्स्टन के यहाँ पर ग्रुप फैक्टर थ्योरी लागू हो जाती है। उनके ग्रुप फैक्टर्स के बाद अगर हम और नीचे आते हैं तो यहाँ ध्यान में आपको देना है कि जो आपके थर्स्टन की जो ग्रुप फैक्टर्स हैं
जो उनके बताए गए हैं यहाँ पर थर्स्टन के जो ग्रुप फैक्टर है उनमें दो विस्तृत कहें तो ब्रॉड ग्रुप फैक्टर हो जाते हैं। थर्स्टन के ही जो दो ग्रुप आपके ब्रॉड फैक्टर हैं उसमें आपके वर्बल एजुकेशनल फैक्टर आ जाएंगे और प्रैक्टिकल मैकेनिज्म जो मैकेनिकल फैक्टर हैं वो आ जाएंगे। इनके भी आपके जो ग्रुप हैं दूसरे ग्रुप हुए जिसमें कि आपके मेजर जो ग्रुप फैक्टर हैं वो और दूसरे लेवल पे और थर्ड लेवल पे फोर्थ लेवल पे आपके माइनर ग्रुप फैक्टर आ जाएंगे। यानी कहने का अर्थ है कि फर्स्ट लेवल पे आपके जी फैक्टर, सेकंड लेवल पे आपके थर्शन के ग्रुप फैक्टर में फिर जो उनके जो मूल हैं जो ब्रॉड ग्रुप फैक्टर हैं वो दूसरे नंबर पे आ जाते हैं, तीसरे नंबर पे आ जाएंगे और तीसरे नंबर पे आपके आ जाते हैं आपके मेजर ग्रुप फैक्टर और उससे नीचे आपके आ जाते हैं जो सब कह दो छोटे छोटे समूह में कारकों में बांट दिया गया है उनमें माइनर ग्रुप फैक्टर आ जाएगा। उसके नीचे जब हम बात करते हैं तो आते हैं हमारे गिलफोर्ड, क्योंकि गिलफोर्ड जो भी आपके कहें तो मल्टी फैक्टर थ्योरी की उन्होंने बात की है तो इसमें जो आपके एजुकेशनल जो फैक्टर्स हैं जो वर्बल एजुकेशनल फैक्टर हैं उसके जैसे कि नंबर फैक्टर है या प्रैक्टिकल जो आपके वर्बल फैक्टर है नंबर फैक्टर है या प्रैक्टिकल जो मैकेनिकल फैक्टर है उस फैक्टर में स्पेसिफिक अगर मैकेनिकल फैक्टर स्पेशल फैक्टर आपके मैनुअल फैक्टर ये जो छोटे छोटे आपके फैक्टर्स आ रहे हैं यानी सब फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो सब आपके गिलफोर्ड की थ्योरी से रिलेटेड है जहाँ पर मल्टीपल फैक्टर थ्योरी कही गई है। इससे और नीचे हम लोग बढ़ते हैं तो ये आपके फिर वापस स्पीयरमैन की तरह जो स्पीयरमैन का यस कारक है यानी कहने का है कि स्पेसिफिक जो फैक्टर है उसकी बात की गई है। तो ये सारे जो आपके फैक्टर हैं एक विशेष पदानुक्रम में पदों के क्रम में रखे गए हैं इसीलिए इसे पदानुक्रम मॉडल कहा गया है। और यहाँ पर आपको ध्यान यही देना होगा कि ये आपके कंपटीशन से रिलेटेड क्वेश्चन हैं और ये आपके कंपटीशन फाइट करने में आपको काफ़ी सपोर्ट करेंगे तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे कैटल्स थ्योरी की। कैटल का बुद्धि सिद्धांत, कैटल्स इंटेलिजेंस थ्योरी, और शायद आप लोग इससे परिचित भी होंगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है ये, और इसकी स्टडी भी आप लोग को पहले से कर भी चुके हो। यहाँ कुछ डीप आपको देखना होगा जो आपकी कंपटीशन सिलेक्शन रिलेटेड होते हैं। तो बात करते हैं हम लोग कैटल्स इंटेलिजेंस थ्योरी की। तो कैटल्स 1963 ने बुद्धि का एक सिद्धांत दिया था। कैटल 1963 ने इंटेलिजेंस थ्योरी जब दी 1963 में ही इंटेलिजेंस थ्योरी को कहें तो एक तरह से प्रतिपादित किया जिसमें उन्होंने बताया कि बुद्धि जो है उसके जो मेजर जो एलिमेंट्स होते हैं वो दो होते हैं, फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस, तरल बुद्धि और ठोस बुद्धि। अकॉर्डिंग टू कैटल तरल बुद्धि का वास्तव में संबंध जो होता है वो पर्सन की जो कहें रीजनिंग जो एबिलिटी होती है उससे होता है। जो आपकी कहें तो फ्लूइड इंटेलिजेंसी है उसका संबंध जो व्यक्ति है उसकी रीजनिंग एबिलिटी से होता है, और जो हमारी क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंसी है उसका संबंध व्यक्ति के अर्जित जो तथ्यात्मक ज्ञान होता है जिसको एक्वायर फैक्चुअल नॉलेज कहा जाता है। तो यहाँ एक्वायर जो फैक्चुअल नॉलेज है उससे होता है। यानी दूसरे शब्द में हम ये बता सकते हैं, आपको कहने का अर्थ है यहाँ पे कि कैटल ने कहा है कि जो ठोस बुद्धि है उसमें व्यक्ति की वैसी क्षमताएं होती हैं जिन कहने का अर्थ है कि उसमें उन क्षमताओं को रखा जाता है ठोस बुद्धि में जिससे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की अनुभूतियों में तरल बुद्धि के उपयोग करके उसे समाज से अर्जित करता है। यानी ऐसी क्षमताएं, ऐसी बुद्धि जिसे वो अपने जीवन में तरल बुद्धि का वो प्रयोग करता है और तरल बुद्धि के प्रयोग के माध्यम से वो ठोस बुद्धि को एक्वायर करता है सोसाइटी से। तो तरल बुद्धि जो होती है वो बुद्धि तरल बुद्धि के द्वारा, यानी यहाँ पर तो क्लियर ही हो गया आपको कि तरल बुद्धि के द्वारा ठोस बुद्धि का कह लो विकास पर एक सीमा का निर्धारण होता है। यानी व्यक्ति की जितनी तरल बुद्धि होगी उसी के आधार पर उसमें ठोस बुद्धि का विकास भी होगा। ठीक है, यहाँ कैटल ने ये भी बताया है कि जो बुद्धि का विकास है वास्तव में वो एडोलसेंस एज तक, स्पेसिफिक अगर बात करें हम तो किशोरावस्था तक में अधिकतम होता है, लेकिन ठोस बुद्धि का विकास उसकी बाद की अवस्था में भी जारी रहता है। यानी जो भी बुद्धि का विकास अगर अकॉर्डिंग टू कैटल देखें
तो जो बुद्धि है उसका विकास जो है वो उनका कहना है कि किशोरावस्था तक तो वो अधिकतम होता है। यहाँ पर बात तरल बुद्धि की ही हो रही है, क्योंकि तरल बुद्धि से ही ठोस बुद्धि का विकास हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ तरल बुद्धि से ठोस बुद्धि का विकास हो रहा है, तो यहाँ कहने का अर्थ है किशोरावस्था में ऐसी बुद्धि का विकास अधिकतम होता है और इसी बुद्धि के द्वारा व्यक्ति जो है उस ठोस बुद्धि का विकास करता है। तो किशोरावस्था तक तो जो तरल बुद्धि है उसका विकास अधिकतम होता है, लेकिन उसके बाद की अवस्थाओं में जो आपकी बुद्धि है ये कम होने लगती है, यानी कहने का अर्थ है कि जो तरल बुद्धि है वो कम होने लगती है, लेकिन ठोस बुद्धि का विकास वयस्कावस्था तक भी होता रहता है। कैटल 1963 टू 1987, यानी कहने का अर्थ है कैटल 1963 ने 1987 तक बुद्धि के एक सिद्धांत को जो प्रतिपादित किया, उन्होंने अभी मैंने कहा कि बुद्धि में जो दो महत्वपूर्ण तत्व हैं, इन्होंने दो कंपोनेंट्स की जो बात की, फ्लूइड इंटेलिजेंस और क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस। तो कैटल ने ये बताया है कि जो उनकी आपकी तरल बुद्धि है, जो फ्लूइड इंटेलिजेंसी है, वो वास्तव में स्पीयरमैन के जी फैक्टर की तरह है। अकॉर्डिंग टू कैटल, ऐसा है कैटल ने कहा है कि जो इनकी फ्लूइड इंटेलिजेंसी है, जो तरल बुद्धि है, वो स्पीयरमैन के जी फैक्टर के समान है और इसका निर्धारण जो होता है वो भी जेनेटिक फैक्टर के द्वारा होता है। यानी इसका जो भी जब भी निर्धारण होगा तो इसका निर्धारण आपकी तरल बुद्धि का जेनेटिक कारकों के कारण होता है, यानी जेनेटिक जो फैक्टर हैं उनके द्वारा होता है। इसमें वस्तुओं के कहें तो बीच एक संबंध का प्रतिक्षण करने की जो क्षमता होती है, जैसे आपका लॉजिकल टेस्ट है, यानी कहने का अर्थ है कि दृश्यता परीक्षण है या अक्षर है या संख्या श्रृंखला परीक्षण है, उसकी ज़रूरत पड़ती है, इनको इसमें सम्मिलित किया जाता है। यानी कहने का संबंध है कि जब भी हम तरल बुद्धि की बात करेंगे तो तरल बुद्धि के दौरान जो तरल बुद्धि है इसमें वस्तु जो होती है, दो वस्तु हैं तो उनके बीच का क्या संबंध है ये परसीव करने की जो क्षमता होती है कि, या जैसे कि आपके लॉजिकल जो टेस्ट है, दृश्यता परीक्षण है, उसमें हम अक्षर को देखें या जो संख्या श्रृंखला है उसको देखें, उनकी जो ज़रूरत होती है उसको सम्मिलित किया गया है इसमें। यानी कहने का अर्थ है कि तरल बुद्धि का संबंध व्यक्ति की रीजनिंग एबिलिटी से होता है, जो भी कुछ ही देर पहले मैंने आप लोगों को बताया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी की, तो जो आपकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंसी है यानी ठोस बुद्धि है, ये ऐसी बुद्धि है जिसे व्यक्ति एक्वायर करता है, अर्जित करता है, अपने कहें तो तथ्यात्मक ज्ञान से उसको अर्जित करता है। यानी कह सकते हैं कि ठोस बुद्धि में वैसी क्षमताएं होती हैं या उन क्षमताओं को रखा जाता है जिसे व्यक्ति अपनी ज़िंदगी की अनुभूतियों में तरल बुद्धि का उपयोग करके अर्जित करता है। यानी अगर व्यक्ति के पास, यहाँ पर क्लियर ही हो गया है कि व्यक्ति के पास अगर तरल बुद्धि न हो तो उसमें ठोस बुद्धि का विकास पूर्ण रूप से नहीं हो पाएगा। तरल बुद्धि की मात्रा जितनी अधिक होगी ठोस बुद्धि का विकास उतना ही होगा, क्योंकि वो अपनी जो भी जीवन की अनुभूतियाँ होती हैं, यहाँ कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति की अपने जीवन की जो एक्सपीरियंस होती हैं, जो अनुभूतियाँ होती हैं, उन अनुभूतियों में व्यक्ति जो है अपनी तरल बुद्धि का यूज़ करता है। यानी जो भी उसकी फ्लूइड इंटेलिजेंसी होती है, अपनी अनुभूतियों, यहाँ पर अगर माइंड में एक फार्मूला बनाना चाहें तो एक्सपीरियंस प्लस फ्लूइड इंटेलिजेंस इक्वल क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस, ये कह सकते हो आप। यहाँ कहने का अर्थ है कि जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं, उन लाइफ एक्सपीरियंस को जब हम मिलाते हैं फ्लूइड इंटेलिजेंसी से, तो इन दोनों के साथ जब ये कहें तो एक साथ मिलना होता है, तो मिलने के बाद ही हमारी ठोस बुद्धि का विकास होता है या ठोस बुद्धि में हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ तरल बुद्धि का हम उपयोग करके ही ठोस बुद्धि को अर्जित करते हैं। ऐसी जो हमारी अनुभूतियाँ होती हैं, ऐसे जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, वो हमारी कहें तो गत अनुभूतियाँ होती हैं, एक तरह से कह सकते हैं। जो हमारी स्कूल की अनुभूतियाँ होती हैं, मुख्य रूप से इनको उसी में शामिल किया गया है। यानी कहने का अर्थ है कि जो हमारी स्कूल की जो अनुभूतियाँ होती हैं, गत अनुभूतियाँ होती हैं, जो पिछली कहें तो स्कूल या कॉलेज से रिलेटेड जो हमारे एक्सपीरियंस होते हैं, जब हम उनका यूज़ करते हैं और तरल बुद्धि के साथ,
तब कहीं जाकर के हमारे अंदर ठोस बुद्धि का विकास होता है। कैटल ने कहा है कि जो हमारी फ्लूइड इंटेलिजेंसी होती है उसके द्वारा ही क्रिस्टलाइज जो इंटेलिजेंसी होती है उसका विकास होता है। ठीक है, तरल बुद्धि का विकास जो कहें तो तरल बुद्धि जो है उसके द्वारा ठोस बुद्धि के विकास पर एक तरह से एक कहें लिमिटेशन जो होती है वो बन जाता है। यानी तरल बुद्धि के द्वारा ठोस बुद्धि के विकास की जो सीमा होती है उसका निर्धारण हो जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि व्यक्ति अपनी अनुभूतियों से सीखने की जो क्षमता है उसकी विकास की सीमा का निर्धारण वास्तव में जो हेरिडिटिकल फैक्टर होते हैं उनके द्वारा होता है। यहाँ कहने का सीधा अर्थ है आपकी कि जो हमारी अनुभूतियाँ होती हैं, पूर्व की अनुभूतियाँ, पिछली जो हमारी अनुभूतियाँ होंगी तो जो अनुभूतियाँ हैं उन्हीं अनुभूतियों से जो सीखने की क्षमता होती है उसके विकास की सीमा का निर्धारण जो होता है वो हमारे आनुवंशिकी कारकों के द्वारा होता है। अभी मैंने कहा कि इसकी सीमा का निर्धारण होगा, तो सीमा का जो निर्धारण होगा वो हमारे आनुवंशिक कारकों के द्वारा होता है। तो कैटल ने ये जाहिर किया है अपना मत कि जो तरल बुद्धि का विकास है वो किशोरावस्था में अधिकतम होता है। क्यों होता है? क्योंकि उसके स्कूल की अनुभूतियाँ बिल्कुल कहें तो लेटेस्ट की होती हैं और उन्हीं अनुभूतियों के साथ वो अपनी जो तरल बुद्धि है उसको ऐड करेगा और यहीं करने के बाद वो ठोस बुद्धि के विकास की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो किशोरावस्था में तो आपकी तरल बुद्धि का विकास कहीं अधिकतम होता है, लेकिन अगर ठोस बुद्धि के विकास की बात करें तो ठोस बुद्धि का विकास किशोरावस्था के बाद की अवस्था में, जैसे कि आपके एडल्टहुड जो एज है उसमें भी होता रहेगा। इस सिद्धांत की जो कहें लिमिटेशन भी गिलफोर्ड के द्वारा बताई गई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये जो सिद्धांत है इस पर पूर्ण रूप से विश्वास नहीं किया जा सकता। तरल बुद्धि ठोस बुद्धि नामी कोई चीज़ होती ही नहीं है। फिर भी अगर कैटल की हम तरल बुद्धि ठोस बुद्धि के बीच अगर हम डिफरेंसेस करना चाहें तो वो भी नहीं कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड। तो गिलफोर्ड ने इसकी आलोचना ज़रूर की है, लेकिन फिर भी इसके बाद भी अगर हम बात करें कैटल की बुद्धि के सिद्धांत की तो ये काफ़ी कहें तो शोध करने के लिए एक तरह से प्रेरित भी करता है। कैटल ने अपने सिद्धांत में जो दो तरह की मानसिक क्षमताओं यानी मेंटल एबिलिटीज़ को माना है, जो कहा उन्होंने ठोस बुद्धि और तरल बुद्धि, वास्तव में उन्होंने इस मेंटल एबिलिटीज़ का एक कहें तो क्लस्टर माना है, एक तरह का गुच्छ माना गया है। और यहाँ उन्होंने ये बताया है कि जो तरल बुद्धि होती है वो व्यक्ति की जन्मजात क्षमता होती है जिसके माध्यम से व्यक्ति सोचता है, तर्क करता है। यानी जो कहा है उन्होंने तरल बुद्धि के बारे में कि तरल बुद्धि के द्वारा कहें तो व्यक्ति जो जन्म लेता है वो तरल बुद्धि को लेकर ही कहें तो एक तरह से जन्म लेता है। यानी ये एक तरह से जन्मजात योग्यता होती है व्यक्ति की और इसके माध्यम से ही व्यक्ति सोचता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि तरल बुद्धि से तात्पर्य उस जन्मजात योग्यता से या क्षमता से है जिसके माध्यम से व्यक्ति सोचता है, तर्क करता है। यह एक तरह से मानसिक कहें तो धातु सामग्री है, हार्डवेयर होता है ये, जो सूचना संसाधन की जो क्षमताएं होती हैं उसकी सीमा का निर्धारण करता है। जो भी हम सूचना संसाधित करते हैं मस्तिष्क में उसकी कहाँ तक लिमिटेशन है, इसका अगर हम बात करें तो उसको कैसे निर्धारित किया जाता है, तो वो उसका निर्धारण जो व्यक्ति है उसकी तरल बुद्धि के द्वारा होता है। ठोस बुद्धि के अंतर्गत उन क्षमताओं को रखा जाता है जिससे व्यक्ति अपने जीवन में ग्रहण करता है। अभी मैंने कहा कि जो आपकी तरल बुद्धि है वो जन्मजात योग्यता है और जो आपकी ठोस बुद्धि है वो उन क्षमताओं से इसका अर्थ होता है जिसमें व्यक्ति अपने जीवन में एक्वायर करता है। और वो एक्वायर कैसे कर रहा है? तरल बुद्धि के माध्यम से। यानी इसमें जो विभिन्न तरह की आपकी समस्या होती है उसके कहें समाधान से जो उत्पन्न आपकी कौशल होते हैं व्यक्ति में संग्रहित होते हैं, क्योंकि व्यक्ति विभिन्न तरह की जो समस्या होती है उसका समाधान विभिन्न तरह की मस्तिष्क के जो क्षमताएं होती हैं उनके आधार पर वो करता है। यहाँ कहने का अर्थ है कि ठोस बुद्धि में वैसी उन क्षमताओं से उनका अर्थ होता है, उन क्षमताओं से होता है जिसमें व्यक्ति जीवन में जो ग्रहण करता है। इसमें विभिन्न तरह की समस्या समाधान से जो उत्पन्न कौशल होते हैं व्यक्ति में संग्रहित होते हैं। और ऐसे भी हम इसको कह सकते हैं कि जो तरल बुद्धि है उसके आधार पर व्यक्ति जो मानसिक कार्य करता है
साथ ही उसमें जो अनुभव प्राप्त होते हैं उस पर ठोस बुद्धि की, वो आपके ठोस बुद्धि पर आधारित होता है। किसी सूचना को व्यक्ति जितनी तीव्रता से विश्लेषित कर पाता है वह उसके कहें तो तरल बुद्धि का ही एक तरह से एग्जाम्पल होता है। कोई भी सूचना जो व्यक्ति को दी जा रही है उस सूचना के माध्यम से वो जैसे विश्लेषण कर रहा है तो वो आपके इसी के माध्यम से कर रहा है, यानी सूचना जो भी आपकी है व्यक्ति की ज़िंदगी में, तो उन सूचनाओं को जितनी तीव्रता से उसका विश्लेषण कर पा रहा है ये उसकी तरल बुद्धि है। लेकिन अब हम जब उसको शब्दावली की गहराई और उसमें जो शब्द होते हैं वो जो उसमें संचित शब्द हैं उसकी क्षमता जो है, यानी जब भी हम किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो उसका विश्लेषण कर रहे कैसे कर रहे हैं ये तो आपका तरल बुद्धि बता रहा है, लेकिन जो शब्दावली की गहराई है उसमें जो संचित शब्द हैं जो उसकी क्षमता है ये आपकी ठोस बुद्धि को बताता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे बुद्धि के निर्धारण में स्पेसिफिक हेरिडिकल जो फैक्टर हैं, आनुवांशिक कारक। तो यहाँ हम आपको बता दें कि बुद्धि के निर्धारण में आपके हेरिडिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों की वास्तव में भूमिका होती है। इन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। आपके इन हेरिडिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर दोनों फैक्टर्स पर स्टडी करने के लिए यहाँ पर मैक्सिमम जो ट्विंस स्टडी किए गए, एडॉप्टेशन स्टडीज़ किए गए, ये जो आपके ट्विंस स्टडी की गई और जो एडॉप्टेशन स्टडी की गई, इनसे जो आपकी फैक्ट मिले वो बुद्धि के निर्धारण में जो आपके आनुवंशिक जो कारक हैं उनको महत्वपूर्ण बताए। इस क्षेत्र में जो भी आपकी स्टडी की गई उस पर मनोवैज्ञानिकों द्वारा बुद्धि के जो वंशानुगत जो कारक हैं उसका अनुमान लगाया गया है। यहाँ वंशानुगतिशीलता से कहें जो तात्पर्य है वह एक तरह से जीव संख्या में बुद्धि में जो आपके जेनेटिक फैक्टर हैं उससे उत्पन्न परिवर्तनशीलता से होता है। कहने का अर्थ है कि वंशानुगतिशीलता से तात्पर्य वह ऐसे जीव संख्या से है जिसमें बुद्धि में जो आपकी जेनेटिक फैक्टर होते हैं उसमें जो परिवर्तन होता है उससे लिया गया है। अभी हाल ही की जो स्टडी की गई है मैग्यू के द्वारा, मैग्यू 1993 ने, तो जो स्टडी की उन्होंने अपने स्टडी के आधार पर उन्हें जो परिणाम दिए उसमें उन्होंने बताया कि जो आपकी हेरिडिकल फैक्टर्स जो होते हैं वो बाल्यावस्था में लगभग 35% और जो आपके जो एडल्सन एज है उसमें 75% तक चला जाता है। यानी कहने का अर्थ है कि जो वंशानुगतिशीलता होती है वो आपकी बाल्यावस्था में 35% होता है और आगे बढ़ने पर यानी वयस्कावस्था में लगभग 75% तक चला जाता है। अगर हम बात करें अर्थर और जेनसन की, अर्थर और जेनसन 1969, तो उन्होंने इस पर रिसर्च किया और बात करें तो उन्होंने एक तरह से अपना एक लेख प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने दिखलाने की कोशिश की कि जो ये आपके प्रजातीय समूह होते हैं उनके प्रजातीय समूहों की जो बुद्धि लब्धि परीक्षण प्राप्तांक होते हैं उसमें लगभग 90% जो विभिन्नता होती है, 19% तक, यानी 90% जो विभिन्नता होती है उस विभिन्नता का कारण यानी उस 90% जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हो रहे हैं इसका मूल कारण आपके हेरिडिकल फैक्टर होते हैं। इसी लेख के आधार पे जो इन्होंने स्टडीज़ की इसी को जेनसन प्राकल्पना यानी जेनसन हाइपोथेसिस कहा गया। जेनसन ने ये जो लेख दिया उसमें बुद्धि के निर्धारण के क्षेत्र में कहें तो एक तरह से शोध करने के लिए हलचल मचा दी और इस पर काफ़ी शोध भी हुए। इस लेख की कहें प्रतिक्रिया स्वरूप आपके 1969 से लेकर के 1973 के बीच लगभग 117 लेख प्रकाशित किए गए और अगली 2 शताब्दी तक ये विवाद थम गया। लेकिन 1994 में जब हेनरी स्टीन और मरे की बात करें हम, हेनरी मरे, तो उन्होंने 1994 में एक पुस्तक अपनी दी, एक बुक लिखा जिसका आपके कहें तो शीर्षक था बेल कर्व। बेल कर्व का प्रकाशन तो हुआ लेकिन इसमें कहें तो बुद्धि पर एक तरह से विवाद छिड़ गया और बुद्धि में आनुवंशिकता की भूमिका का तुलनात्मक रूप से अध्ययन जो होना शुरू हुआ उस पर काफ़ी कहें तो प्रबलता शुरू हो गई और ये इतनी प्रबल हो गई क्योंकि इस जो पुस्तक थी उसमें आनुवंशिकता की प्रबलता पर ही अधिक से अधिक बल डाला गया था। और यहाँ इन्वायरमेंटल, चूँकि कभी भी हम बात करते हैं तो P=E/H/E की बात करते हैं, तो यहाँ इन्होंने आनुवंशिकता पर अधिक बल दिया लेकिन इन्होंने
पर्यावरण को एक तरह से नकारने की कोशिश की, और पूर्ण रूप से इन्होंने बल दिया था तो हेरिडिकल पर दिया था। इस वजह से ये कहें तो एक तरह से विवादित हो गया, और इस विवाद की कंडीशन में रिसर्च और अधिक से अधिक होने शुरू हो गए। इसी आधार पर आपके हम्फ्री 1992 की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने जो अपना शोध किया उस क्षेत्र में इन्होंने की जो स्टडी थी, उस स्टडी के आधार पर, अपने शोधों के आधार पर हम्फ्री ने अपना ये मत व्यक्त किया कि जो पूरे संसार की आपकी जीव संख्या है, यानी का अर्थ है कि जो भी आपकी जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है, उसमें अगर बुद्धि लब्धि प्राप्तांक को पूर्ण रूप से अगर हम मीन्स एज अ होल देखें तो वो बढ़ गया। इसके पक्ष में ही फिलिन 1984 ने जो स्टडी की, उन्होंने बताया कि ये जो आपकी बुद्धि है, इसी को इन्हीं के थ्योरी को कहा गया है फिलिन प्रभाव, जिसमें ये दिखलाया गया कि 1932 से 1972 के बीच जो बुद्धि लब्धि प्राप्तांक थी, वो प्रति शताब्दी 3 बिंदु की दर से बढ़ रही थी। तो यहाँ बढ़ने का कारण क्या था, इस पर जो स्टडी की गई थी ये फिलिन ने किया था। उन्होंने अपनी स्टडी में दिखाया पूरा कि 1932 से 1972 के बीच की जो आपकी आईक्यू जो लेवल थे, उसमें प्रति शताब्दी 3 बिंदु की दर से बढ़ रहा है। तो 3 बिंदु बहुत हो गया। अब ये 3 बिंदु की दर से जो बढ़ रहा है, इससे उन्होंने कहा कि ये फिलिन प्रभाव है, जिसमें कि आपकी कहें तो स्पेसिफिक डाइट्स, हेल्थ और जो आपकी स्टिमुलेटिंग जो कल्चर हैं, उसके प्रभाव के कारण ही आपका आईक्यू लेवल बढ़ रहा है, ऐसा आपके फिलिन का कहना था। इसीलिए इसे फिलिन प्रभाव भी कहा गया, क्योंकि वो टोटल जो स्टडी की गई थी वो फिलिन के द्वारा किया गया था, इसीलिए इसे फिलिन प्रभाव कहा गया है। जिसमें कि उन्होंने आपकी जो स्पेसिफिक जो डाइट थी, जो न्यूट्रिशन थी, जो हेल्थ थी, और साथ ही स्टिमुलेटिंग जो कल्चर थी, इसके प्रभाव को पर उन्होंने स्टडी करके ये दिखाया कि 1932 से 1972 के बीच में आईक्यू लेवल जो है वो काफ़ी कहें तो बुद्धि लब्धि प्राप्तांक जो है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ आगे जो हम बात करेंगे जो सोशियो कल्चरल फैक्टर्स थे, जिस पर आमिर रामी 1998 ने जो अपनी स्टडी की, तो उन्होंने भी ये शो किया कि आपकी बुद्धि जो है आनुवंशिक कारकों की अतिरिक्त बात करें तो वो सोशल का जो कल्चर है उसका भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ मैं आपको बता दूँ कि ये आपकी सोशल कल्चरल सीधी सीधी बात हो रही है यहाँ इन्वायरमेंट की। तो सिर्फ सिंगुलरली हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ जो बुद्धि है उस पर प्रभाव आपके सिर्फ जेनेटिक फैक्टर्स का ही पड़ रहा है, बल्कि इस पर आपकी इन्वायरमेंटल इफेक्ट का भी इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ जो रामे रामे 1998 ने बुद्धि के निर्धारण में सोशियो कल्चर फैक्टर की बात की, उन्होंने सोशियो कल्चर फैक्टर पे ही अपनी स्टडी की, और स्टडी करने के परिणाम स्वरूप उन्होंने बताया ये कुछ विशेष तरह की आपकी जो कहें तो इन्वायरमेंटल इंटरवेंशन जो प्रोग्राम होते हैं, उनके माध्यम से जो इन्वायरमेंटल इंटरवेंशन प्रोग्राम है उनके माध्यम से बुद्धि लब्धि जो प्राप्तांक हैं उनको बढ़ाया जा सकता है। कहने का अर्थ है कि पर्यावरणीय जो हस्तक्षेप कार्यक्रम है इनके द्वारा व्यक्ति की बुद्धि लब्धि को बढ़ाया जा सकता है, ऐसा रामे रामे का कहना था। और इसको बढ़ाया जा सकता है, साथ ही ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उनमें जो अन्य बातें होती हैं उसके साथ ही कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कहें तो जिनको इन्वॉल्व करना काफ़ी आवश्यक हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि जो आपकी इंटरवेंशन जो प्रोग्राम है उसमें व्यक्ति की ज़िंदगी की जो आरंभिक अवधि होती है उससे होना चाहिए, यानी कहने का समय है कि लंबे समय तक चलना चाहिए। जो ऐसे आपके प्रोग्राम है जो इन्वायरमेंटल इंटरवेंशन जो प्रोग्राम है, ऐसे कार्यक्रम गहन होने चाहिए, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर काफ़ी डीपली इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए। साथ ही प्रति सप्ताह जो आपकी ऑब्जर्वेशन करने वाले पर्सन होते हैं कई बार बच्चे के घर पर जाना जाएँ और उनका वहाँ पर ऑब्जर्वेशन करें। तो यहाँ कहें तो ऑब्जर्वेशन मस्ट हो गया, मीन्स निरीक्षण मस्ट हो गया। जब भी हम किसी बच्चे को ले रहे हैं तो बच्चे के जो कल्चरल फैक्टर्स हैं उसको मेज़र करने के लिए हमें उसके घर तक जाना होगा, उसके आसपास पड़ोस भी हमको मेज़र करना होगा कि बच्चा किस इन्वायरमेंट में रह रहा है। तो यहाँ जो भी आपकी जो इंटरवेंशन प्रोग्राम थे वो ये उसके तहत आया। इसके साथ ही बच्चों को जो नई आपकी लर्निंग जो एक्सपीरियंस है उसको देखने के लिए, यानी बच्चे किसी जो हैबिट है उसको कैसे वो लर्न कर रहे हैं, जो लर्निंग है उसको कैसे परसीव कर रहे हैं, परसेप्शन के दौरान उनकी लर्निंग कैसे है, कैसे उसको मेमोरी में अपने इंक्लूड कर रहे हैं, ये जानना ज़रूरी है। ये भी आपकी इंटरवेंशन जो प्रोग्राम्स थे इसी का एक हिस्सा माना गया। साथ ही अगर हम कहें कि जो इंटरवेंशंस जो उसका नेचर था वो काफ़ी उन्होंने ब्रॉड कर दिया, जिसमें सारे कहें तो कई तरह की जो विधियां हैं उनको भी इन्वॉल्व किया उन्होंने।
यहाँ उन्होंने की बात मैं कर रही हूँ, मीन्स रामे रामे की ही बात मैं कर रही हूँ। नेक्स्ट जो उन्होंने अपनी जो फैक्टर्स थे उसकी स्टडी के लिए उन्होंने कहा कि हस्तक्षेप का स्वरूप जो बच्चों की आवश्यकताओं से सुमेलित होना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब भी हम किसी बच्चे की लर्निंग की बात कर रहे हैं तो बच्चा लर्निंग कैसे कर रहा है, किसी स्टिमुलस को कैसे परसीव कर रहा है, परसेप्शन के दौरान वो कैसे लर्न कर रहा है, उसकी क्या नीड्स हैं, इन सब को, यानी कहने का अर्थ है कि जो भी बच्चा इंटरवेंशन प्रोग्राम में इन्वॉल्व है वो अपनी आवश्यकताओं के साथ उसमें लर्न करे, यानी अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो स्टडी अपनी नीड के अकॉर्डिंग वो लर्न करे। तो यहाँ पे परसेप्शन के दौरान बच्चा ये मेज़र करेगा कि किसकी हमको आवश्यकता है और किसकी हमको आवश्यकता नहीं है। साथ ही बच्चों में ऐसी पॉजिटिव जो एटीट्यूड है उसको हमको डेवलप करना होता है। यानी बच्चे में जब भी हम सोशियो कल्चर अगर फैक्टर्स की बात करेंगे तो बच्चे में पॉजिटिव जो व्यू है, स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल जो इंटरवेंशन प्रोग्राम है उसके तहत बच्चे में पॉजिटिव व्यू जो एटीट्यूड है उसको हमको डेवलप करना है, ताकि बच्चे किसी भी अगर हैबिट है या कोई बिहेवियरल प्रोग्राम्स है तो उसको वो कैसे लर्न करें। लर्न करने के लिए उनमें पॉजिटिव जो एटीट्यूड है उसको डेवलप करना ज़्यादा आवश्यक हो जाता है, यानी बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि ये जो भी आपके इन्वायरमेंट है उसमें अगर पॉजिटिविटी डाली जाएगी तभी बच्चा पॉजिटिव समझ करके उसको अपना एटीट्यूड ही चेंज करेगा। वो पॉजिटिव तो पॉजिटिव अगर एटीट्यूड हो रहा है तो वो लर्निंग में और ज़्यादा अपने आप को इन्वॉल्व करेगा। और यहाँ पर उसकी जो ब्रेन है, का बात करें ब्रेन में स्पेसिफिक मैं बात कर रही हूँ यहाँ बुद्धि की, तो उसकी इंटेलिजेंसी जो है वो अच्छे से डेवलप हो पाती है अकॉर्डिंग टू रामे रामे। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर जो बुद्धि लब्धि के निर्धारण में स्पेसिफिक जो हेरिडिटिकल इन्वायरमेंटल दोनों की भूमिका की बात की गई है। यहाँ जब इसकी कंपैरेटिव स्टडी की जाती है तो कंपैरेटिव स्टडी के दौरान इसमें ये पाया गया है कि जो आनुवंशिकता की भूमिका होती है वो अधिक होती है। हालांकि जो साइकोलॉजिस्ट हैं उनका एक ऐसा भी ग्रुप है जिन्होंने ये बताया कि हेरिडिटिकल जो है वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं डालता, इन्वायरमेंट ज़्यादा इफेक्ट डालता है। भी ये एक तरह से विवादित है कि हम हेरिडिटी को ज़्यादा पॉसिबिलिटी दें या इन्वायरमेंट को। तो वैसे तो किसी एक को हम ये कह नहीं सकते कि आनुवंशिकता ही बहुत आवश्यक है बुद्धि में या इन्वायरमेंट ही बहुत आवश्यक है। ज़रूरत दोनों की है। और यहाँ पर बना ही दी गई थी थ्योरी आपकी कि P इजिकल टू H इंटू ई। तो यहाँ हेरिडिटी इंटू इन्वायरमेंट, ये मीन्स कि हेरिडिटी और इन्वायरमेंट दोनों के हम कहें तो सापेक्षिक महत्व के दौरान ही किसी व्यक्ति की कहें तो उत्पत्ति हो रही है। तो जहाँ व्यक्ति में ही आपकी ये दोनों चीज़ें हैं, तो क्योंकि जो भी आपकी आनुवंशिक जो कारक हैं, आनुवंशिक जो हैं आपके अंदर, उसको बाहर निकालने का कार्य तो वास्तव में पर्यावरण ही करता है। हमको वैसा इन्वायरमेंट मिलना चाहिए जिस इन्वायरमेंट में हम अपनी आनुवंशिक जो क्रियाएं हैं, जो हमारे आनुवंशिक जो फैक्टर हैं उसको हम बाहर निकाल सके। तो जो हमारी आनुवंशिक जो चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालने के लिए वैसा इन्वायरमेंट होना ज़रूरी है। तो हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि इन्वायरमेंट ही बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है या हेरिडिटी या आनुवंशिकता ही बहुत ज़्यादा प्रभावशाली होता है। यहाँ पर दोनों चीज़ें आपकी प्रभावशाली हैं, हम किसी एक को महत्वपूर्ण नहीं कह सकते। तो कहा ही जा रहा है कि यहाँ जो भी आपके इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं वहाँ, तो आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों के प्रभाव के कारण व्यक्ति की जो बुद्धि है उसका विकास हो रहा है। नए जो रिसर्च किए गए हैं उसमें जो जेंडर डिफरेंसेस हैं उसको भी स्टडी की गई है, जिसमें कि कहा गया है कि आपकी जो वर्बल एबिलिटीज़ होती है उसमें महिलाएं पुरुष से ज़्यादा श्रेष्ठ होती हैं। लेकिन इसमें अगर हम विजुअल स्पेशलिटी टास्क की बात करें तो उस पर जो पुरुष हैं महिलाओं की तुलना में अधिक श्रेष्ठ माने गए हैं, ऐसा माना जा रहा है। हम ये नहीं कह सकते, यहाँ पर अपवाद स्वरूप भी कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन वर्बल एबिलिटीज़ जो होती है वो औरतों में काफ़ी अच्छी पाई गई है पुरुषों की तुलना में। तो यहाँ जेंडर डिफरेंसेस भी कुछ स्टडीज़ में शो किए गए हैं, बट यहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि ये आपके हेरिडिटिकल प्रॉब्लम्स है। यहाँ पर बस यही कहा जा सकता है कि जो भी हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं वो आपके जो हेरिडिटिकल फैक्टर हैं उनको बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यहाँ जेंडर डिफरेंसेस की भी मैं बात यहीं पर वही चीज़ें कहूँगी कि जो भी जेंडर डिफरेंसेस में है उस वहाँ पे भी जो आपके फैक्टर हैं, जो जेनेटिक फैक्टर हैं, उसको बाहर निकालने का जो कार्य है वो इन्वायरमेंट ही कर रहा है। तो इन्वायरमेंट इन दोनों तरीके से व्यक्ति को सपोर्ट कर रहा है। तो हम किसी एक को नहीं कह सकते, ना ही यहाँ जेंडर डिफरेंसेस कह सकते हैं। इन्वायरमेंट का इफेक्ट किसी जेंडर पे स्पेसिफिक पड़ रहा है ये भी नहीं कहा जा सकता। तो यहाँ बस कहने का अर्थ ये है कि वातावरण और आनुवंशिकता दोनों व्यक्ति की बुद्धि लब्धि के लिए, उसके जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। जेंडर डिफरेंसेस की अगर यहाँ बात की जाए तो
कोई भी जेंडर हो, मेल है या फीमेल है, इसका हम बहुत एक्सप्रेशन नहीं देना चाहेंगे। यहाँ पर बस यही कहना चाहेंगे कि जेंडर कोई भी हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, इन्वायरमेंट का इफ़ेक्ट और हेरिडिटी का इफ़ेक्ट दोनों पर पड़ता है।